हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से। और आज हम मॉक टेस्ट सेट बी का सॉल्यूशन लेके आया है। और यही जो मॉक टेस्ट सेट बी है, इनका क्वेश्चंस में आप लोगों को अपलोड कर दिया था। आई होप आप सभी ने देखा होगा। और जितने भी एमसीक्यूज, जनरल इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथ्स और जनरल नॉलेज का एमसीक्यूज है, सब ने शायद आप लोग अटेम्प्ट कर लिया होगा अपने आप से। अब इन्हीं का सॉल्यूशन अब मैं करके दिखाता हूँ। आपका जो मॉक टेस्ट सेट बी है, इम्पोर्टेंट है आपका अपकमिंग एपी एसएसबी एग्जाम्स और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहता है तो टेलीग्राम चैनल में ये रहा मेरा ऑफिशियल आईडी ओइन मोडी ऑफिशियल। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मेरा चैनल एकदम नया है, आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ। और मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो आइए दोस्तों, हम जनरल इंग्लिश से ही शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर 3 सेक्शन है: जनरल इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथ्स और जनरल नॉलेज। और आपका जो अपकमिंग एग्जाम है एपीएसएसबी का, ऑलराइट, एपीएसएसबी का जो अपकमिंग एग्जाम है, जो बिल्कुल नया है, फर्स्ट टाइम अफेयरिंग कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको भी जनरल इंग्लिश और एलिमेंट्री मैथ्स और आपको जी के पार्ट मिलेगा। 50-50 क्वेश्चन मिलेगा, 150 टोटल क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपका 300 मार्क्स के लिए होगा। और वही 300 मार्क्स से आपको कैरी करना है मेरिट में आने के लिए। जितना होगा मैक्सिमम मार्क कैरी करना है। ऑलराइट, तो आइए हम जनरल इंग्लिश पार्ट का आज का मॉक टेस्ट का सेट बी का हम शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर जनरल इंग्लिश में जो क्वेश्चंस दिया गया है, पहला यहाँ पर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, जितना भी है इसमें आपको खालिस्तान में भरना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं हम। द चेयरमैन इज इल, कहा गया है जो चेयरमैन है वो बीमार है। एंड वी हैव टू डेज द मीटिंग फॉर फ्यू डेज। तो यहाँ पर क्या फुट ऑन होगा ना, फुट ऑफ होगा ना, फुट अवे होगा ना, फुट ऑफ। यहाँ पर सेंटेंस से हमको क्लियर कट हमको अंदाजा मिल रहा है कि इसका आंसर जो फुट ऑफ ही होना चाहिए, फुट अवे तो नहीं होगा। लेकिन फुट ऑफ का सही स्पेलिंग वाला डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जैसे कि हमारा चेयरमैन बीमार है, तो हम मीटिंग को कुछ दिन के लिए बंद करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, द कैट एंड द डॉग, मतलब कुत्ता और बिल्ली का जो जो कुत्ता एंड बिल्ली का जो एनिमी होता है, रेट होता है, क्या वो सेम एनिमी कहेगा ना, कॉमन एनिमी कहेगा ना, क्या म्यूचुअल एनिमी या सिमिलर एनिमी? तो यहाँ पर सिमिलर एनिमी बिल्कुल नहीं होगा और म्यूचुअल भी नहीं होगा। लेकिन सेम और कॉमन भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर होगा कॉमन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिएगा, सी फ्लंग इन the pool started swimming, on the pool started swimming, at the pool started swimming या into the pool started swimming। सी फ्लंग, यहाँ पर इसका आंसर होगा into the, ऑलराइट, into the pool, pool का अंदर में, into the pool started स्विमिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये एक पार्ट जो हो गया। अब दूसरा पार्ट में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है चूज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। ऑपोजिट मीनिंग मतलब क्या है, आपको एंटोनिम ढूंढना है। तो फ्रीवेन का जो एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग होता है, हिंदर नहीं होगा और ब्लॉक भी नहीं होगा, क्योंकि ये हिंदर और ब्लॉक जो सिमिलर है फ्रीवेन से। और प्रोटेक्ट मतलब क्या है, प्रोटेक्ट बचाना। लेकिन फ्रीवेन भी आपका जो मीनिंग होता है, जैसे रुका हुआ, रुकाना होता है, फ्रीवेन होना स्टॉप है, तो वही होता है। लेकिन इसका जो ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट का जो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा आपका इंड्यूस इज द राइट आंसर। और डेमोलिश का मतलब क्या है, जैसे कि खत्म, नष्ट होना, डेमोलिश होना, खत्म, बर्बाद होना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, जो डेमोलिश का जो ऑपोजिट मीनिंग होगा वो होगा आपका बिल्ड। ठीक है, डेमोलिश होना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बिल्ड। ठीक है, बिल्ड इज द राइट आंसर। इसका बाद यहाँ पर चूज द सेम मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वही एंटोनिम है, यहाँ सिनोनिम दिया है। ठीक है, सेम मीनिंग। अबंडेंट का जो सेम मीनिंग होता है वो होगा आपका अबंडेंट का पोरसेक होगा। ठीक है, चेरिस ये नहीं होगा, सी बी और डी एनलार्ज भी नहीं होगा, इसका पोरसेक इज द राइट आंसर। और कैंसिल का जो कैंसिल करना, मालूम है था, कैंसिल करना। ठीक है, तो कैंसिल का जो आंसर होगा वो होगा एबोलिश होगा, एलो भी नहीं होगा, अप्रूव और ब्रेक भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा एबोलिश, कैंसिल या एबोलिश। ठीक है, तो ये इसका सेम मीनिंग है। कैंसिल और एबोलिश क्या है, सिमिलर मीनिंग है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने ये पार्ट को सॉल्व कर लिया है। नाउ आइए हम ये सेक्शन में आप देखते हैं, और यहाँ पर हमें इरोर फाइंड आउट करना है। अगर सेंटेंस में इरोर है तो हम इरोर को फाइंड आउट करना है। अगर इरोर नहीं है तो हमको
सीधा ऑप्शन डी पे चूज करना है जहाँ पर नो इरोर लिखा है। तो अभी नो इरोर या इरोर को फाइंड आउट करने के लिए हम पूरा सेंटेंस को एक बार पढ़ना होगा। तो पूरा सेंटेंस को चलिए पढ़ के देखता है। यहाँ पर राम वॉज सीनियर टू सम इन कॉलेज। तो यहाँ पर जो सेंटेंस में दिया गया है राम वॉज सीनियर टू साम इन कॉलेज, मतलब राम जो साम है वो सीनियर था कॉलेज में। तो इसका क्या होगा, नो इरोर होना चाहिए क्योंकि जो ग्रामेटिकली राइट है ये सेंटेंस जो, तो यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, इसमें नो इरोर होगा, डी इज द राइट आंसर। और यहाँ पर टू सेंटेंस में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेंटेंस में दिया है, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शेल वी डू। अगर नो इरोर आपको नज़र आ रहा है तो आप डी को डाल सकता है, लेकिन ये सेंटेंस में एक इरोर हमको नज़र आ रहा है, वो इरोर यहाँ पर ए में होगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन। और वो इरोर क्या है, सपोजिंग इफ, ये दोनों का बीच में इरोर आ रहा है, ठीक है। सपोजिंग इफ मतलब क्या है आपका, इफ और सपोज जो क्या है आपका सेम मीनिंग है, तो यहाँ पर एक ही होना चाहिए, इफ होना चाहिए या सपोजिंग होना चाहिए। तो इसलिए ये ए जो आपका क्या है राइट है, मतलब ये सेंटेंस जो इरोर है। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ लिया है मैंने, और यहाँ पर जो सेंटेंस में जो इरोर मुझे नज़र आया है वो यहाँ पर ए में नज़र आया है, मतलब ए, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी और यहाँ में सी था, ऑलराइट, और ये आपका डी होगा। तो यहाँ पर इट वॉज हिम, तो इट वॉज हिम का जगह में यहाँ होना चाहिए था इट वॉज ही, ठीक है, इट वॉज ही, हिम नहीं होगा, इट वॉज ही मतलब डायरेक्ट उसको बोल रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसका इरोर जो आपका ट्री का फर्स्ट ए में था, इट वॉज ही होना चाहिए, इट वॉज हिम नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम क्या करता है, दूसरा वाला क्वेश्चन में देखते हैं, री अरेंज द जम्बल वर्ड। जो जम्बल वर्ड है उसे री अरेंज करना है। यहाँ पर फी, क्यू, आर, एस दिया है, जो सेंटेंस दिया है उसे हम रीअरेंज करके एक ही मीनिंग वाला सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है जैसे कि आर एस पी क्यू, क्यू पी एस आर, आर पी एस क्यू, क्यू एस पी आर। यहाँ से ही आप ऑप्शन देख के ऐसा वाला को आराम से फाइंड आउट कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो यहाँ पर आर एस पी क्यू, तो आर से हम शुरू करके देखते हैं इसका मतलब, तो आर वाला को पढ़ के देखिएगा, दे सीम ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव। और एस में दिया है लर्न सो अर्ली दैट, ये बिल्कुल नहीं होगा, स्टार्टिंग सेंटेंस ही गलत है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट गया है। तो फिर हम ए में जाके आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सी ऑप्शन में जाके देखिए, क्योंकि ये आर से स्टार्ट हुआ था तो ये भी आर से स्टार्ट है। तो हम फिर आर और फी को देखते हैं। पहले हम आर को पढ़ के देखेंगे, दे सीम ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव, और फी वाला को पढ़ के देखिए, दे सीम ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव, पी में इन लाइफ, मतलब दे सीम ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव इन लाइफ, सम रूल्स आर, और एस में देखिएगा सम रूल्स आर लर्न सो अर्ली दैट, और क्यू में एस बिजनेस। ये भी आपका सेंटेंस गलत है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी पूरा आपको जो सेंस वाला मीनिंग है वो नहीं मिल रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर डी जो क्यू से स्टार्ट करता है ना, तो इसको पढ़ के देखता है। चलिए, तो यहाँ पर क्यू में दिया है सबसे पहले, क्यू का जो ये है एस बिजनेस, एस में दिया है लर्न सो अर्ली दैट, ठीक है, एस बिजनेस लर्न सो अर्ली दैट, ओके। तो थर्ड में पी में दिया है इन लाइफ, तो फिर इन लाइफ से फिर आधा हो गया, जो स्टार्टिंग होना चाहिए था वो आधा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका जो एक ट्रिक्स होता है ऑप्शन देख के ही आंसर को फाइंड आउट करना, तो ऑटोमेटिकली ये ही तो बी का आंसर बन जाता है। तो आप जो क्यू, फी, एस, आर वाला सेंटेंस को एक बार मिला के एक बार पढ़ के देखिए और समझ के देखिए, और इसका सेंटेंस को आप इसका जो सेंटेंस का सेंस है इसको आप देखिए, तो इसका क्या सही सेंटेंस का सेंस बनता है कि नहीं। ये क्यू वाला देखिए, तो क्यू एस बिजनेस बोल सकता है, यस एस बिजनेस, ठीक है, एस बिजनेस, पी में इन लाइफ, ठीक है, एस बिजनेस इन लाइफ, ठीक है, जैसे लाइफ में बिजनेस होता है, ठीक है, एस बिजनेस इन लाइफ, सम रूल्स आर, ठीक है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, कुछ रूल्स ऐसा है, सम रूल्स आर, एस में दिया है लर्न सो अर्ली, ठीक है, डेट मतलब कुछ रूल्स जो हम जल्दी से सीख लेते हैं, ठीक है, सम रूल्स आर सो अर्ली डेट,
ठीक है। और आर में दिया है दे सीम ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सही ऑप्शन होगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, QPRS। तो इसका आंसर होगा QPRS, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये पार्ट भी खत्म हो गया। अब हम ये वाला पार्ट को देखता है। यहाँ पर क्या करना है, आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में भी ऐसे एक्टिव पैसिव और आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन रिलेटेड आएगा जरूर। तो यहाँ पर दिया है दे कुड हैव इन्फॉर्म बाय मी, तो आप इसे ये करना है, ठीक है। पैसिव एक्टिव वॉइस में करना है, दे कुड हैव इन्फॉर्म बाय मी, मतलब वो मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो क्या वो आई शुड हैव इन्फॉर्म बाय देम ये होगा ना, ठीक है। या ये हम मुझे गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ कुड है तो यहाँ पर शुड क्यों लगेगा, ठीक है। और आई वॉज इन्फॉर्म बाय देम ये भी नहीं होगा डायरेक्ट, ये आपका आई वॉज इन्फॉर्म बाय देम ये भी नहीं होगा। आई कुड बी इन्फॉर्म ये भी नहीं होना चाहिए। आई कुड हैव बीन इन्फॉर्म बाय देम, इसका सही आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। आई कुड हैव बीन मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। द जग कंटेन्स मिल्क, मतलब जग का अंदर में मिल्क है, ठीक है। जग कंटेन्स मिल्क, तो इसका ऑप्शन पहले हम पढ़ के देखता है। यहाँ पर फुल ऑफ मिल्क कंटेन इन द जग, यहाँ पर फुल कैसे आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको काट ही दो क्योंकि फुल यहाँ में है ही नहीं, तो कैसे हम फुल यहाँ डालेगा। तो जग इज कंटेन बाय मिल्क यही भी नहीं होगा, जग इज कंटेन बाय मिल्क ये भी गलत है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है मिल्क इज कंटेन ओवर द जग, यहाँ पर ओवर भी नहीं होगा, तो ये भी सेंटेंस को हम कर दिया है। तो बचा क्या है, डी। तो डी को राइट कर लो आँख बंद करके और पढ़ के देखिएगा, मिल्क इज कंटेन इन द जग, दिस इज द राइट सेंटेंस, ठीक है। तो ऐसे करके आप यू विल फेल इफ यू डोंट, यहाँ पर इफ बीच में आ गया और डोंट वर्क हार्ड, इसमें मतलब क्या है, ये आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। ये क्या है आपका, बी इज द राइट आंसर, सॉरी बी नहीं, सी इज द राइट आंसर। कम्प्लेक्स सेंटेंस है, बी नहीं होगा, ये बी नहीं होगा, सी इज द, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। माई फादर हैज रिटर्न फ्रॉम मुंबई, मेरा पिताजी जो मुंबई से रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो क्या ये एडजेक्टिव है ना, इम्परेटिव है ना, ऑब्जेक्टिव है ना, या क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर होगा एजर्टिव सेंटेंस इज द राइट आंसर। ये एजर्टिव सेंटेंस है कि मतलब फैक्ट को बताता है, ठीक है। एजर्टिव मतलब क्या है, जो फैक्ट को बताता है, ठीक है, सच्चाई को बताता है, फैक्ट को बताता है। मतलब इसका फादर जो मुंबई से रिटर्न हुआ है, ठीक है, फैक्ट का बोल रहा है, तो इसका ये होगा, क्या होगा, एजर्टिव सेंटेंस इज द राइट आंसर। तो आइए दोस्तों, पहले हम जनरल नॉलेज को पटापट से सॉल्व कर लेते हैं, उसका बाद हम एलिमेंट्री मैथ्स को सॉल्व करेंगे। पहले जनरल नॉलेज का क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा, इसका बाद धीरे धीरे हम मैथ्स को पूरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, पहले हम ये मैप को ड्रॉ कर देता हूँ, देख लीजिएगा। ये है आपका इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर आपका गुजरात है, यहाँ पर आपका राजस्थान है। तो यहाँ पर आपका अरेबियन सी है और यहाँ पर होगा आपका बे ऑफ बंगाल, ऑलराइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, जो एक साइक्लोन है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जहाँ पर ईस्टर्न सेंट्रल में डेवलप होता है और अरेबियन सी में डेवलप होता है, ठीक है। तो ये साइड में आपका डेवलप होगा और इस प्रकार ये इस तरफ से मूव करेगा, फिर यहाँ पर ये कोज कर देगा, मतलब यहाँ पर हैवी रेनफॉल स्टॉर्म का रूप में आएगा। इवन यहाँ पर जो पाकिस्तान है तो इधर भी ये हल्ला मचा देगा। तो वही साइक्लोन का नाम को पूछा गया है, क्या वो अम्पन, मोचा, बिफरजोय या बुलबुल है। तो इस सभी साइक्लोन का नाम है, लेकिन इसका आंसर होगा बिफरजोय इज द राइट आंसर। और ये 2023 में भी 22 में भी बहुत चर्चा में आया था न्यूज़ में। तो बिफरजोय साइक्लोन आपका आने वाला एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इज द राइट आंसर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिएगा, मोहो डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन, मोहो मोहरोबिक भी कहता है, और डिसकंटिन्यूटी क्या है, वो सिस्मिक वेव से रिलेटेड है, जो अर्थक्वेक वेव दौड़ता है अर्थ का अंदर से, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर से, वही इससे रिलेटेड है डिसकंटिन्यूटी। और इसका बारे में अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकता है, इसका पूरा मैं वीडियो बना दूंगा। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और यहाँ पर मोहो डिसकंटिन्यूटी जो कहाँ पर मिलता है, अपर मेंटल या लोअर मेंटल का बीच में, मालूम है ना, जो हमारा आर्ट है, ठीक है, आर्ट का जो स्ट्रक्चर है उसे ऐसे करके डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट को हम क्रस कहता है, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट को हम मेंटल कहेगा, इसे हम कोर कहेगा। फिर कोर को भी 2 हिस्से में डिवाइड किया है, इसे हम आउटर कोर कहेगा ऐसे करके, और इसे हम इनर कोर कहेगा जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। और मेंटल है, इसको भी हम कहता है, इसको अपर मेंटल
और इसे हम लोअर मेंटल कहते हैं, और ऊपर वालों को हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। वही अपर मेंटल और लोअर मेंटल का बीच, या इनर कोर या आउटर कोर का बीच, इसका बीच, या लोअर मेंटल और आउटर कोर का बीच, यहाँ और यहाँ ये दोनों का बीच में, या क्रस और मेंटल और क्रस या इसका बीच में। लेकिन इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। जो नरकोंडाम वोल्केनिक आइलैंड है, इंडिया में मिलता है। आपको मालूम होना है इंडिया में 2 वोल्केनिक आइलैंड मिलता है, एक को नरकोंडाम और एक को हम बैरन आइलैंड कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिव वोल्केनिक है, ठीक है। जहाँ पर इंडिया में सिर्फ 2 ही एक्टिव वोल्केनिक मिलता है, बैरन एंड आपका नरकोंडाम। यहाँ क्वेश्चन में दिया है नरकोंडाम आइलैंड कहाँ पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, या इंडियन ओशन, या अंडमान सी, या लिटिल निकोबार। लेकिन इसका राइट होगा अंडमान सी इज द राइट आंसर। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल सिविल सर्विस डे, वो होगा आपका सीधा 21 अप्रैल इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी बार बार आता है ये क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये बार भी आने का चांस है। वो 1 जुलाई कौन सा ईयर में 2014, 16, 17, 18 दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा 2017 इज द राइट आंसर। विच मेल एक्टर हैज रिसीव्ड, जो 69 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है, जो सबसे इंडिया का बड़ा अवार्ड माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो वो कौन सा एक्टर, मेल एक्टर रिसीव किया था? शाहरुख खान, रणबीर सिंह, अल्लू अर्जुन या राजकुमार राव। जो रिसेंटली दिया गया है 69 फिल्म फेयर अवार्ड जो मिला है वो है आपका अल्लू अर्जुन इज द राइट आंसर। जो पुष्पा झुकेगा नहीं, जो अल्लू अर्जुन है, जो सबका फेवरेट है, साउथ इंडियन है लेकिन नॉर्थ इंडियन में इसका फैंस ज़्यादा है, अल्लू अर्जुन, उनको मिला है बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी इन 69 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। क्या आप मुझे बता सकता है फीमेल कौन मिला है बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल? आई थिंक 2 एक्ट्रेस ने शेयर किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, विच एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट जो हु को डिजिटल यात्रा फैसिलिटी मिला है फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में काफ़ी बार दिया गया है। जो डिजिटल यात्रा फैसिलिटी से एयरपोर्ट में दिया जाता है, वही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो सबसे पहले जो एयरपोर्ट में मिला है ये फैसिलिटीज़, वो क्या गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या डोनी फोलो एयरपोर्ट ईटानगर, या लीलावाड़ी या रूपसी एयरपोर्ट। लेकिन इसका आंसर होगा गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में, ठीक है, ऑलराइट, असम गुवाहाटी। और विच कम्युनिटी हैज़ बिन गिवन बेनिफिशियरी विद द पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है तो उसका तहत कौन सा कम्युनिटी द्वारा बेनिफिशियरी जो बेनिफिट मिलता है? तो क्या वेंडर्स एंड स्मिथ है, क्राफ्ट्स एंड आर्टिजन्स है, या टेलीकॉम ट्रेडर्स, फार्मर्स, या फिशरमैन। लेकिन इसका आंसर होगा क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजन्स के लिए ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया गया ताकि इसका बेनिफिट को ले सके। ऑलराइट, तो आई होप यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, हु अमंग द फॉलोइंग उर्दू पोएट, वही इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और मैंने ऑलरेडी इंडियन नेशनल मूवमेंट का 50 MCQs ऑलरेडी बना चुका है। 50 MCQs देखिएगा मेरा चैनल में, ढूंढिएगा, इसमें मिलेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दिया है, इंपॉर्टेंट है। एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंडियन नेशनल मूवमेंट रिलेटेड से 1-2 क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं, फ्री मार्क्स है। ऑलराइट, तो यहाँ पर कौन सा उर्दू पोएट है जिनको सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया था? आपको मालूम है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक जो 1930, एक जो 1931, एक जो 1932। 1930 को नहीं बोल के 31 और 32 में थर्ड और आपका सेकेंड और थर्ड में इनवाइट किया था, वो उर्दू पोएट था, वो था मोहम्मद इकबाल इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है एबोलिश ऑफ अनटचेबल? ठीक है, एबोलिश किया गया है अनटचेबल को, वो है आपका आर्टिकल 17 इज द राइट आंसर। आपको पता है आर्टिकल में जो आपका 14 to 18 होता है, यहाँ पर अगर ऑप्शन देगा तो यहाँ पर 18 भी होगा, आर्टिकल 18, ठीक है। तो आर्टिकल 14 to 18 को हम राइट टू, आपको मालूम है ना, राइट टू हम इक्वलिटी कहते हैं, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी
मतलब यहाँ पर इक्वलिटी का ही बात किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 14 में कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी यहाँ पर शॉर्ट में बिफोर लॉ, मतलब हर कोई लॉ का आगे इक्वल है। इसमें अमीर गरीब, ठीक है, या किसी का मिनिस्टर या किसी का बड़ा छोटा या जानकारी, वो नहीं, लॉ का आगे में सभी बराबर है, वो देखता है आर्टिकल 14 में। और आर्टिकल 15 में देखता है जितने भी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिसको भी करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ जितने भी कास्ट हो गया, रेस हो गया, रिलीजन, सेक्स, जितने भी उसका तहत डिस्क्रिमिनेट करता है, वो आर्टिकल 15 जो उसे खारिज करता है ऐसा घिनौना हरकत को, तो आर्टिकल 15 में कहा गया है, ये भी आपका जो इक्वलिटी का ही बात करता है। और आर्टिकल 16 में कहा गया है कि जितने भी ये है सिटीजन है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी इक्वलिटी का ही बात कर रहा है। और आर्टिकल 17 में दिया गया है आपका एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी को एबोलिश करना, ये भी इक्वलिटी का ही बात करता है। और आर्टिकल 18 में दिया गया है एबोलिश ऑफ टाइटल, ठीक है, टाइटल मतलब जात पात टाइटल साइटल रख के मैं ऐसा हूँ वो ये हूँ, ये मुझे सुन के बहुत खराब लगता है। ये चीज़ को आर्टिकल 18 द्वारा खारिज करता है, ठीक है। तो सभी को हम राइट टू इक्वलिटी कहता है 14 से लेके 18 में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 14 से लेके 32 तक आँख बंद करके मेमोराइज करना है, आपका एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर चुका है अब तक जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज। अब हम देखता है एलिमेंट्री मैथ्स का तरफ। तो आइए हम देखते हैं एलिमेंट्री मैथ्स का तरफ। तो हाय एवरीवन, तो शुरुआत करते हैं एलिमेंट्री मैथ्स का जितने भी एमसीक्यूज है अब हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी सॉल्व किया है जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज। अब एलिमेंट्री मैथ्स का बारी है। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, ए मैन स्पेंड 65% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव Rs 525 रुपीज़ पर मंथ, फाइन हिज मंथली सैलरी। वो जो मैन जो 65% सैलरी खर्चा करता है और 525 रुपीज़ ही सेविंग करता है, उनका मंथली सैलरी को पता करना है। ऑप्शन दिया है 1500, 1600, 1800 और 2000 रुपीज़। अभी यहाँ पर क्या करना है, ज़्यादा सोचने वाला बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा सोचेगा आपका आंसर गलत होगा, आपको बस क्वेश्चन समझ में आना है। तो क्वेश्चन समझ में आने के लिए हम क्या करता है, जो उसका मंथली सैलरी हम फाइंड आउट करना है, उन्हीं को हम एक्स मान लेता है, और वही एक्स का जो 65% है उसे वो क्या करता है, खर्चा कर लेता है। ये तो पता है, क्वेश्चन में दिया है। फिर जो रिमेनिंग 35% हो गया ना, क्योंकि 65 और 35 जो 100% होता है, तो रिमेनिंग 35% जो क्या है इसका 525 रुपीज़ है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ऐसे लिखते हैं, जैसे कि 35% ऑफ मंथली सैलरी। तो मंथली सैलरी क्या है, एक्स, तो एक्स यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू 525 रुपीज़। अगर आप ये लाइन ऐसे लिख पाया तो आपका आंसर सही होने वाला है। तो चलिए इसे करके देखते हैं। 35% को हम ऐसे करके लिखते हैं 35/100। एक्स यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 525, ठीक है। अभी क्या करना है, हम x को बाहर लाना है। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू यहाँ लिखेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू इसको पहले लिख लिया, तो 525 तो यही रहेगा। लेकिन ये जो 35/100 को हम इस तरफ मूव करना है, 35 नीचे चला जाएगा और 100 जो ऊपर चला जाएगा। तो इनटू और बीच में आएगा ये, इसका बाद ऊपर आएगा 100 और नीचे में आएगा 35। अब यहाँ क्या करना है, कट कुट कर लेंगे, ठीक है। तो कट कुट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ करेंगे 35 को हम 7 5 जो 35 होता है, और अगर हम 7 इंटू 105 करेंगे तो 525 आएगा। अगर हम 7 1 ज़र 7 करने से 7 1 ज़र 7 7 से करेगा तो 7 1 ज़र 7, और अगर हम 105 को 7 से काटेंगे तो 7 इंटू 15 करने से 105 आ जाता है। अब रिमेनिंग क्या बच गया आपका, 15 इंटू 100। तो 15 इंटू 100 इज इक्वल टू 1500। ये रहा उनका जो 65% जो खर्चा करता था इसका मंथली सैलरी, ठीक है। तो मंथली सैलरी क्या है इसका, 1500 है, ठीक है। 1500 से उन्होंने क्या करता है, जो 525 रुपीज़ पर मंथ रखता है और बाकी 65% को खर्चा करता है। तो 1500 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया है इफ 5% ऑफ x प्लस 16% ऑफ 75 इज इक्वल टू 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू निकलना है तो डायरेक्टली हम फटाफट से कर लेते हैं। 5% का मतलब है 5/100 हो गया, ठीक है, और इनटू यहाँ पर x आ जाएगा। x आने का बाद ये सिंबल आ जाएगा प्लस, और 16% का मतलब है 16/100 हो गया, इनटू यहाँ पर आएगा ऑफ में, और इसके बाद यहाँ 75 इज इक्वल टू 16। अगर आप ऐसे लिख पाया, इसका बाद आप सॉल्यूशन करेगा आराम से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर काटकुट करने के लिए कोशिश करेंगे, 5 1 जार 5 और 5 2 इंटीजर 100 होता है, और यहाँ पर हम 16 इंटू 75 100 इसे भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर हम काट के देखेंगे। सबसे पहले ये दोनों को काटेगा, 16 को 2 8 जार 16 होता है और 2 50 जार 100 होगा, ठीक है। तो फिर से हम काटेंगे, 2 4 जार 8 होगा, फिर 2 25 जार 50 होगा, 2 25 जार 50 होता है, 25 50 होता है, फिर 75 और 25 को भी काट दो। 25 1 जार 25 एंड 25 3 जार 75, रिमेनिंग यहाँ रहा 4 और 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर तो 1 रह गया, तो 5 यहाँ पर x यहाँ पर है, तो क्या होगा x/20, x/20, x तो ऊपर में है, x/20 प्लस यहाँ पर ये प्लस सिंबल आ जाएगा, और 4 इंटू 3 हो गया आपका 12 आ गया, ठीक है। 4 इंटू 3 आ गया आपका 12 इज इक्वल टू, और ये रिमेनिंग क्या है आपका, ये इक्वल टू 16 है। तो यहाँ पर तो ये वाला निकल गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम x/20 को फिर से लिखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर 16 यहाँ रहेगा, फिर 12 जो उस तरफ चला जाएगा, यहाँ पर प्लस सिंबल है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस, तो यहाँ पर फिर हमको मिलता है x/20 इज इक्वल टू 16 माइनस 12 होने से आपको आंसर मिलेगा 4 हो जाएगा। 16 माइनस 12 4 हो जाएगा, अभी तक आंसर नहीं हुआ है। फिर x इक्वल टू यहाँ पर 4 यहाँ पर है। अगर ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर 20 है, तो अगर इक्वल का बाहर चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर इंटू सिंबल आ जाएगा और इंटू 20 हो जाएगा। तो इस इक्वल टू 2 4 जार 8 यहाँ पर होगा 80, ठीक है। तो 80 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो मतलब x का वैल्यू क्या है, 80 है। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए ट्रेन। एक ट्रेन है जो बहुत रफ्तार से आ रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, और यही ट्रेन जो इसका जो लंबाई है 180 मीटर है, और यही 180 मीटर जो इसका डिस्टेंस है, और ये एक इलेक्ट्रिक पोल करा है, इसे कितना सेकंड में पार क्रॉस करेगा, वही क्वेश्चन पूछा गया है। बस आपको क्वेश्चन समझ में आना है। तो इसका सबसे पहले हम जो स्पीड को पहले निकलेगा, इसका कन्वर्ट करना है स्पीड, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया है तो आपको यहाँ पर मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करना है ना। तो हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करता है, तो 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, हम 72, मैंने कन्वर्जन आपको सिखाया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ इंटू करके 5/18 कर देना है, फिर आपको सोल्यूशन करना है। सबसे पहले हम 2 से करके देखते हैं, 2 9 जार 18, और 2 से हम करके देखेंगे, यहाँ पर 2 36 जार होता है आपका 72 होगा। फिर हम यहाँ पर 3 से करके देखेंगे, 3 3 जार 9 होता है, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6 होगा। फिर हम 3 1 जार 3 एंड 3 4 जार 12, ठीक है। यहाँ पर 4 और 5 रह गया, तो इसका मतलब है 4 इंटू 5 कर देगा, तो इज इक्वल टू 20 यहाँ पर मीटर पर सेकेंड। हमने आप कन्वर्ट कर लिया स्पीड को। अब स्पीड कन्वर्ट कर लिया, अब हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस दिया है 180 मीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस दिया है 180 मीटर, और अब यहाँ पर डिस्टेंस भी हमको पता चल गया, स्पीड भी पता चल गया। अभी हमको टाइम टेकन फाइंड आउट करना है, और टाइम का फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो इस इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, 180 मीटर डिवाइडेड बाय 20, ये रहा। अब हम 0 और 0 को कट जाएंगे, और 2 और 18 को कटेंगे, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18 इज इक्वल टू 9 सेकेंड इज द आंसर। ऑलराइट, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा सी इज द राइट आंसर, 9 सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, तो ऑलराइट, ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा, आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल का जो एंगल है उसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर दिया है एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब क्या है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ऐसे करके इमेजिन कर लीजिएगा, ये ट्रायंगल है जो इसका 3 एंगल को फाइंड आउट करना है, जिसका रेशियो है
2, 3 और 7 फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल। तो सभी एंगल्स का डिग्री को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट द एंगल जो हम लेट द ट्रायंगल ऑफ द एंगल को हम सबसे पहले 2x कर लेते हैं, 2x 3x और 7x ऐसे करके लिख सकता है। हम सबसे पहले 2x 3x 7x करके लिख सकता है। और अगर हम 2x प्लस 3x प्लस 7x करेगा तो इस इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये तो मालूम है क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हम सम करेगा ये तो मालूम है, मतलब अगर ये तीनों एंगल को जितना भी हो प्लस करेगा तो 180 ही मिलेगा, इसका ज़्यादा भी नहीं होगा कम होगा, ये तो मालूम है। तो इस इक्वल टू 180 डिग्री ये स्टेप तो आप लिख लिया हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो ये तीनों को प्लस करेंगे, तो तीनों को प्लस करेगा तो 3 2 ज़र 5 5 7 ज़र 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिला 12x इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे फिर हम कन्वर्ट करेंगे, x इक्वल टू 180 डिग्री, 12 नीचे चला जाएगा तो हम इसे काटेंगे तो हम इसे 15 से काट सकता है। इस इक्वल टू यहाँ पर 15 से काटेंगे 15। ठीक है, तो यहाँ पर 15 डिग्री आया। ठीक है, तो तीनों को प्लस करने के बाद 180 को काटा है तो यहाँ पर 15 डिग्री आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू सबको 15 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 15 ज़र 30 डिग्री आ गया, और यहाँ पर अगर हम इसे करेंगे तो यहाँ पर हमको 45 डिग्री मिल गया, और अगर हम 7 इंटू 15 करेंगे तो इस इक्वल टू 105 डिग्री मिल गया। तो इसका 35 45 और 105 डिग्री मिल गया, और ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर इसका ही अभी ट्रायंगल बनाना है तो इसका ट्रायंगल कैसा होगा, 105 तो यहाँ पर पहले एक लाइन खींच लीजिएगा, ये 90 है तो 105 होगा, इस प्रकार होगा। ठीक है, तो इसका ट्रायंगल जो ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ये 105 है और यहाँ पर इसका 30 डिग्री होगा और 45 डिग्री इधर होगा। तो आंसर इज दिस, ए इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। तो और क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 2500 एट 1.5% पर मंथ फॉर यहाँ पर 1 हाफ ईयर। ठीक है, 1 हाफ ईयर। तो इसमें क्या करना है, हमको सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो रेट दिया है 1.5% फार मंथ दिया है, इसे फार ईयर में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा एक साल में। तो सबसे पहले यहाँ पर फी प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल जो 2500 है ये तो मालूम है, ये गिवन है, ये प्रिंसिपल हो गया। अब रेट क्या है, रेट वही तो 1.5% दिया है, लेकिन वो दिया है पर मंथ। वही पर मंथ को हम पर ईयर में करने के लिए 1.5 इंटू 12 करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होता है। तो इस इक्वल टू दोनों को इंटू करने से हमको मिलता है 18। ठीक है, तो 18% फार ईयर ये हो गया। ऑलराइट, तो ये कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट, फार ईयर हो गया। अब हम क्या करना है, टाइम इक्वल टू 1 दिया है, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे हम क्या करता है 2 1 ज़र 2 प्लस 1 3, तो इसका मतलब है 3/2 ये हो गया आपका टाइम। अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे SI का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है फी इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 हो गया। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 2500 इंटू 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो यहाँ पर 0 और 0 कट जाएगा, 100 करेगा तो 0 और 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 और 0, और यहाँ पर नीचे में 2 भी है क्योंकि यहाँ पर 3/2 है, तो 0 और 0 कट गया, और 2 1 ज़र 2 और 2 9 ज़र 18 हो गया। अब हम इंटू करेंगे 25 इंटू जितना रिमेनिंग है 9 इंटू 3, इस इक्वल टू सबको इंटू करके देखो, तो इंटू करने से आपको मिलेगा 675 आंसर। तो 675 देखिएगा, डी इज द राइट आंसर। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर दिया है। अब है यहाँ पर इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 फैन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 फैन फाइंड द गेन पर्सन। लेकिन आपको ये गेन पर्सन निकलने के लिए बोला है, लेकिन गेन पर्सन निकलने के लिए हमको पहले गेन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। गेन का मतलब होता है वही प्रॉफिट को बोल रहा है। ठीक है, आप प्रॉफिट को फाइंड आउट करने से ही ना कितना % प्रॉफिट मिला है वो फाइंड आउट करेगा। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को फाइंड आउट करेगा। प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए पहले क्वेश्चन समझना होगा, 10 पेन अगर वो सेलिंग करेगा तो उसका 14 पेन का कॉस्ट प्राइस आ जाता है, उसका मतलब वो प्रॉफिट ही तो मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जितना भी कॉस्ट प्राइस है और आपका जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, इस इक्वल टू क्या है आपका जो 10 और
14 था। दोनों का हम डिवाइड करके देखते हैं, तो हम डिवाइड करके काटेंगे हम 2 5 ज़र 10 और 2 7 ज़र 14, तो इस इक्वल टू 5/7। ये वाला जो आपका कॉस्ट प्राइस CP और ये वाला जो सेलिंग प्राइस SP हो गया। अब हम गेन को निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आपको मालूम है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर हम सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस होगा तो इस इक्वल टू प्रॉफिट निकल जाता है। तो हम 7 - 5 करेंगे तो इस इक्वल टू 2 होगा। ये क्या है, आपका गेन है, ठीक है, ये गेन हो गया 2। तो यहाँ पर गेन हो गया, तो हम गेन परसेंट को करना है। तो गेन परसेंट का जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। अभी फॉर्मूला में पिक करो, गेन क्या है आपका 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 करेंगे, 5 1 ज़र 5 और 5 20 ज़र 100 होता है, एंड 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40। यहाँ पर 40% गेन परसेंट मिला, ठीक है, 40% गेन परसेंट है। अगर वो 10 पेन को सेलिंग करेगा तो 14 पेन का दाम आ जाता है, उसका मतलब है 40% गेन परसेंटेज मिल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20, उसका मतलब है 3 डायरेक्ट कर लेता है, 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। ये हो गया एवरेज हो गया, 3 नंबर का जो एवरेज हो गया टोटल है ये 60 आ गया। अगर 2 नंबर को हम पता है 16 और 21 है, तो थर्ड नंबर क्या होगा। तो 16 और 21 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करो, दोनों को अगर हम 16 और 21 को प्लस करने से हम 37 मिल जाता है। अगर हम 60 टोटल से 37 को माइनस करता है तो जितना रिमेनिंग आएगा 23, ये होगा थर्ड वन। बहुत ही सिंपल था, 1 सेकेंड में निकल गया। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसा करके निकलना है एवरेज का। अब ना क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, 2 स्टूडेंट गॉट 0 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। बाकी सब्जेक्ट में मिला होगा, लेकिन मैथमेटिक्स में दोनों 0 मार्क्स मिला है, बट रिमेनिंग 18 स्टूडेंट जो 80 मार्क्स एवरेज मिला है। फाइंड द मार्क्स ऑफ टोटल स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पर क्या करना है, टोटल स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स निकालना है, लेकिन 2 स्टूडेंट जो 0 मार्क्स मिला है मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले हम 2 + 18 करने से हमें 20 स्टूडेंट मिल जाता है। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 18 स्टूडेंट का करेंगे, 18 इंटू 80 इसका, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0 हो गया। तो अब हम यहाँ पर 2 0 ज़र 0 हो जाएगा, तो दोनों को ही इंटू करेगा। इंटू करने से हमें मिलता है 1440, ठीक है, ये हो गया 1440 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एवरेज मार्क्स ऑफ टोटल स्टूडेंट का एवरेज मार्क करना है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट ऑफ एवरेज मार्क इन द क्लास, यहाँ पर क्या करना है आपको, 1440 है डिवाइडेड बाय 20 कर देगा, ठीक है। 20 से हम डिवाइड करेगा तो 0 और 0 कट जाएगा, और 2 1 ज़र 2, और इसे हम काटेंगे तो हमको मिलता है 72 इज इक्वल टू 72, मतलब 72 इज द राइट, सॉरी यहाँ पर है ए इज़ द राइट आंसर, 72 इज़ द राइट आंसर। बहुत इजी से आप सॉल्व कर सकता है अगर आप क्वेश्चन समझ में आएगा तो। ना क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, 420 आर्टिकल्स डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी इन सच ए वे दैट ए गेट 3 टाइम्स ऑफ बी एंड बी गेट 5 टाइम्स ऑफ सी एंड फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल रिसीव बाय बी, ठीक है। तो ऐसा दिया गया है, जो ए जो 3 गुना मिलता है बी का, और बी जो 5 गुना मिलता है सी का, और हमें फाइंड आउट करना है बी का, लेकिन हमें सी का भी पता नहीं है। सबसे पहले हम सी का फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले C को हम एस्टिमेट कर लेते हैं, C इज इक्वल टू 1। अगर C जो 1 मिलता है, समझो ये एक एज्यूम है, तो C जो 1 मिलता है, तो हम सबसे पहले B को देखते हैं। B गेट 5 टाइम्स ऑफ C, इसका मतलब B इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, ये हो गया B का। और अब हम B का फाइंड आउट कर लिया, तो हम A का भी फाइंड आउट कर लेता है। A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B बोला है, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, ये रहा, ठीक है। तो ये हमको एज्यूम कर लिया, और अब हमको क्या करना है, इसका रेशियो में डालना है, मतलब 15:5:1, मतलब ये क्या है आपका A:B:C, ये हो गया ना रेशियो। अब हम B का फाइंड आउट करना है, और B का क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय, टोटल को कर लेते हैं 15 + 5 + 1 इंटू टोटल आर्टिकल क्या है 420। अगर आप ऐसे लिख पाया तो आराम से आप सॉल्व कर पाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर अगर हम तीनों को प्लस करेगा तो यहाँ पर कितना होगा, तीनों को अगर हम प्लस करेंगे 15 20 21 होता है, ठीक है। 21 इंटू 420
20। अब 420 और 21 को अब हम काट के देखते हैं। तो यहाँ पर हम काटेंगे, पहले हम 3 से काट के देंगे। 3 7 21 और 3 से हम काटेंगे तो 3 इंटू 140 होने से 420 हो जाता है। अगर हम 7 अभी हम 7 1 7 और 140 को काटेंगे हम 7 इंटू 20, 720 होने से 140 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इंटू 20 हो गया, 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 और बी को मिला है 100, ठीक है। बी को मिला है 100 इज द राइट आंसर। ऑल राइट, तो 10 में दिया है अजय और विजय टुगेदर कैन फेन ए हॉल इन 6 days। वो एक हॉल को फेन करता है 6 days में, अजय और विजय मिलके, और अजय एलोन कैन फेन इन 8 days। और अजय एलोन जो अकेला 8 days में फेन करता है, इन हाउ मेनी डेज विजय एलोन, मतलब विजय अकेला कितना फेन करेगा, कितना दिन में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 day वर्क ऑफ अजय एंड विजय, मतलब अजय एंड विजय इज इक्वल टू 1/6 हो गया, ठीक है। 1/6 पतापत से हम कर लेते हैं, 1/6 और अजय का क्या होगा, अजय एलोन कितना में 1/8 हो गया। अब ये दोनों मिलके 1/6 करता है और अजय एलोन मतलब 1/8 मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली आपको विजय का फाइंड आउट करना है। तो विजय का फाइंड आउट करने के लिए हम 1/6 माइनस 1/8 करेगा, ठीक है। तो 1/8 करेगा, तो इसको हम क्या करना है, सबसे पहले 6 और 8 को हम एलसीएम करना है। तो 6 और 8 को एलसीएम कैसे करता है आपको पता है ना, एलसीएम कैसे करते हैं, पहले 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 4 8, और फिर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 2 4 और 3, तो यहाँ पर यही रह जाएगा, 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 2 24। तो इसका एलसीएम होगा 24 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिलता है 24, और यहाँ पर हम माइनस है तो सिंप्लीफाई करना है। तो 24 डिवाइडेड बाय अगर हम 6 करेगा तो हमको मिलेगा यहाँ पर 4 इंटू, और यहाँ पर 8 है तो 8 को 24 से डिवाइड करके देखो, यहाँ पर हमको 3 मिलता है। तो इस इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पर माइनस सिंबल आएगा, नॉट यहाँ पर माइनस सिंबल आएगा, ठीक है। यहाँ पर बीच में माइनस सिंबल आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर माइनस सिंबल आएगा। तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1/24, तो इस इक्वल टू 24, ठीक है। 24 इज द राइट आंसर। 24 days विजय एलोन कैन फेन द हॉल। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुका है और आई होप समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर समाप्त होता है ये मॉक टेस्ट, और आने वाला दिन में और ऐसा मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकता है तो यहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़िएगा, इसका PDF फाइल प्रोवाइड करूँगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन कभी दबा सकता है। एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी well.